देवर को औरतें 0 मीटर कहती थी। जिस औरत की शादी को कुछ अरसा गुजर जाता वो भागी भागी देवर के पास जाती। देवर उसे 0 मीटर कर देता। मेरी शादी को भी 12 साल गुजर चुके थे। एक रोज नकाब से चेहरा छुपाया और देवर के पास चली गई। बोला, भाई मुझे 0 मीटर कर दो। मेरे होश उड़ गए जब देवर। मेरी शादी को 10 साल हुए थे कि सास ससुर इंतकाल कर गए और उसके बाद बंटवारे का ऐसा शोर हुआ कि सब भाई अलग अलग हो गए। मेरे मियाँ ने भी एक छोटा सा मकान एक आम से मोहल्ले में खरीद लिया। बाकी का पैसा कारोबार पर लगा लिया। लेकिन शौहर का काम बस इतना ही था कि महीने का गुजर बसर अच्छा हो जाता था। लेकिन हमारी जिंदगी में अयाशी नाम की कोई चीज ना थी। मैं बहुत फूंक फूंक कर पैसे खर्च करती थी। उन्हीं दिनों मुझे अपने मोहल्लेदारों से ये पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक नई दुकान खुली है जहाँ एक ऐसा शख्स बैठता है जो हर फन मौला है, औरतों को 0 मीटर कर देता है। मेरे लिए ये बात बड़ी ही चौंका देने वाली थी। भला ऐसा भी औरतों के साथ क्या करता है जो 0 मीटर हो जाती हैं? मैंने अपनी मोहल्लेदारनी के मुंह से 0 मीटर का लफ्ज सुना तो हंसने लगी। ये कैसा लफ्ज था, 0 मीटर? और भला औरतों को कोई कैसे 0 मीटर कर सकता है? मैंने कहा, औरत न हुई कोई मशीन हो गई जिसे वो 0 मीटर कर देगा। कहने लगी, एक बार उससे मिलो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो औरत का इस्तेमाल भी एक मशीन की तरह ही करता है। हर वक्त उसकी दुकान पर औरतों का तांता बंधा रहता है और बहुत सी औरतें मशीन की तरह उसके आस पास मौजूद रहती हैं। मैंने उसकी बात हवा में उड़ा दी क्योंकि वो मुझे बता चुकी थी कि वो शख्स पैसे लाखों में लेता है और मैं ठहरी गरीब सी बंदी यहाँ हफ्ते में एक से दूसरी दफा मुर्गी का सालन बना लेती तो मियाँ मुझे खा जाने वाली नजरों से देखता था। उस रोज तो बेइज्जती के साथ साथ गालम गलोच भी सुन लिया करती थी। शौहर खाने के साथ साथ नींद भी हराम कर दिया करता था। कभी शौहर से 1000 का जोड़ा लाने को कहती तो मुझसे कहता, बैंक में डकैती मार कर लेकर आता हूँ, लोगों के पर्स चोरी करता हूँ, फिर ला दूंगा तुम्हें 1000 रुपए का जोड़ा। बेगम, यहाँ तो हलाल की खा लो और आखिरत संवार लो, वरना तो चोरी चकारी और बेईमानी से ही पैसा लाखों में मिलता है। बहरहाल मुझे मियाँ से लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं सुनना था, इसीलिए फौरन चुप हो जाती थी। मेरा शौहर 5 वक्त का नमाजी था और बाकायदगी से मौलाना का दर्स भी सुनता था। मजाल है कि जरा सी भी हेरा फेरी अपने कारोबार में करने की सोचे। मैं भी और हमारे माशरे में ऐसे लोगों की तरक्की तो बिल्कुल भी नहीं होती। सीधा सीधा चलने वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता। उंगली भी टेढ़ी करो तो घी बाहर आता है। लेकिन ये बात मेरे शौहर को कौन समझाता। 10 साल गुजर गए थे मुझे इस शख्स के साथ, लेकिन इस बात पर कभी हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं कहती कि थोड़ा बहुत होशियारी से बोलकर माल आगे पीछे किया करो, तुम्हारा खुद का ही मुनाफा होगा। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी ना सुननी थी और ना सुनी। हमेशा सच बोलकर माल बेचता और कम मुनाफा ही जेब में आता था। और इस पर सितम ये कि असल रकम को हाथ में लगाने नहीं देता। इस पर भी मेरा घर चलता था। रूखी सूखी दाल चटनी जो नसीब में होता वो बन जाता था। कई बार सोचा कि जोड़ तोड़ करके कुछ पैसे जमा करूं और अपने जहेज फर्नीचर को पॉलिश ही करवा लूं, मगर कहाँ जी, यहाँ तो बच्चों की फीस मुश्किल से दी जाती थी। मेरे 2 ही बच्चे थे, बेटा और एक बेटी। उनके अखराजात ही पूरे नहीं होते थे। इस पर एक ईमानदार शौहर मेरे पल्ले पड़ गया था जो मेरी बात सुनता ही नहीं था। जिस हिसाब से बिजली के बिल बढ़ रहे थे, हमारे घर की लाइटें उसी हिसाब से बंद होने लगी थी। जो हर दिन भर बस एक ही पंखा चलाओ और एक ही बत्ती काफी है कि रट हुआ करती थी। मोहल्ले वालों ने अपने घरों में कुंडे लगवाए हुए थे, मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था। एक बार मैं पड़ोसन के घर गई तो वो बच्चों समेत अपने कमरे में थी। उसके कमरे में चली गई तो एसी चल रहा था। इस जून की गर्मी में मैं अपने लावा उगलते हुए किचन से बाहर निकलकर पड़ोसन के घर से टमाटर उधार लेने आई थी। हम अक्सर आपस में ऐसी आम घरेलू इस्तेमाल की चीजें लेते देते थे, लेकिन उसके कमरे में आते ही मेरी तबीयत बाग बाग हो गई थी। हालांकि जो काम मेरा मियाँ करता था, इत्तेफाक से पड़ोसन का मियाँ भी वही काम करता था, लेकिन तो उसके ठाट बाट ही अलग थे। कहने लगी, अभी कल ही एसी लगवाया है और इसकी तार डायरेक्ट बिजली की तार से फिक्स करवाई है, इसीलिए इसका बिल नहीं आता। ये सुनकर मैंने ठंडी आह भरी। एक मेरा मियाँ था कि 2 पंखे भी चलाने नहीं देता था। आधी रात मच्छर मारने में गुजर जाती और आधी पसीना पहुंचने में। इतनी गर्मी थी कि पंखा भी आग बरसाता हुआ महसूस होता था। पहले पड़ोसन की बात शौहर को बताई तो शौहर माथे पर घूरी डाले मुझे देखने लगा और फिर तीव्री चढ़ाई कहने लगा, अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं भी ऐसे ही बिजली की चोरी करके तुम्हें एसी लगवा दूंगा तो अपना दिमाग उस तरह से साफ कर लो। मैं कभी भी ऐसी बेईमानी नहीं करूंगा। मैंने कहा, तुम्हें आज तक तुम्हारी ईमानदारी से मिला ही क्या है? सब भाइयों को बराबर के हिस्से मिले थे और देखो तो तुम्हारे बड़े भाई का घर हमारे घर से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। छोटा तो वैसे ही सुना है लाखों में खेल रहा है, न जाने क्या काम करता है। लेकिन देवरानी के ठाट बाट देख लो तुम, मगर लगता है कि तुम सारा ईमान तुम पर ही उतरा है।
सारी शरीयत पर अमल करना है, तुम पर ही फर्ज है। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं तंगी बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी। रात दिन घर के सारे कामों में पड़ी रहती थी। कोई मुलाजमा नहीं थी जो मेरी मदद करती। एक रात की नींद थी जो मच्छर और गर्मी की नजर हो जाती थी। मैं रोने लगी तो शौहर खामोश हो गया, लेकिन मैं जानती थी कि मैं रो धोकर कुछ भी करूं, मेरे शौहर के सर पर जो ईमानदारी का बुखार चढ़ा है वो कभी नहीं उतरेगा। अगले रोज मोहल्ले की एक औरत ने मोहल्ले भर की खवातीन को दावत पर बुला लिया और मुझसे भी कह गई कि मुझे लाजमी उसके घर जाऊं। मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग का जोड़ा भी नहीं था। जो भी था 10 साल पुरानी जहेज के जोड़े थे। मुझे ना तो दावत की गर्ज थी और ना ही इस दावत से। हाँ, लेकिन मुझे अच्छे खाने बहुत मरगूब थे। अरसा गुजर गया बिरयानी खाए हुए। मैंने हर हाल जैसे तैसे साफ सुथरे कपड़े निकाले, तैयार हुई उस औरत के घर चली गई। लेकिन उसे देखकर तो मैं आंखें झपकाना ही भूल गई थी। वाकई 0 मीटर किसे कहते हैं, मैंने उसके घर जाकर देखा था। मेरी आंखें चुंधिया गई थी ये सब देखकर। मेरा ही नहीं, वहां पर आई हर औरत का यही हाल था। जब उस औरत ने ऐसे ठाट बाट कर राज पूछा तो कहने लगी, वही जो औरतों को 0 मीटर कर देता है, मैं तो उसी के पास ही गई थी। ये सुनकर तो जितनी भी औरतें थीं सभी उस शख्स पर गर्विदा हो चुकी थी। और सच पूछें तो दिल ही दिल में मैं भी उसे दाद दे रही थी कि क्या कमाल का बंदा है। मैं सोच रही थी कि अगर एक बार मैं उसके पास चली जाऊं तो मैं तो शायद उस औरत से ज्यादा ठाट बाट रखूंगी। बहरहाल मैं जिस नीयत से गई थी उस औरत और उसके ठाट बाट देखकर खाना तक भूल गई थी। वापस आई तो मेरे आसाब पर वो शख्स सवार था। बस मैं तय कर चुकी थी कि मुझे उससे मिलना है, इसीलिए मैंने खुद ही अपनी कमर कस ली। मैंने ये किया कि अपने हालात के पेश नज़र बिरयानी बनाकर बेचनी शुरू कर दी। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बिरयानी मशहूर होने लगी। मैं बिरयानी बनाकर डब्बों में डाल देती और मेरा बेटा घर के करीबी बाजार में ले जाकर बेच देता और उन पैसों को मैं जमा करके रखती, क्योंकि मुझे भी उस शख्स से 0 मीटर होना था, जिसकी धूमधाम हमारे मोहल्ले की औरतों में मची हुई थी कि वो औरतों को 0 मीटर कर देता है। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद अब तक शौहर की कमाई पर ही सब्र शुक्र करके बैठी होती। लेकिन अब मैंने दिल में ठान ली थी कि दिन रात मेहनत करूंगी, पैसे कमाऊंगी और फिर 0 मीटर हो जाऊंगी। इसीलिए पहले तो मैं रोज की 5 किलो बिरयानी बनाती और पैसे संभाल लेती थी। बाकी की बची कुची बिरयानी बच्चे खाकर खुश और राजी थे। फिर मेरे दिल में लालच आया और फिर मेरा मकसद भी था। मैंने 5 के बजाय 10 किलो की बिरयानी बनाई और डब्बों में भरकर बेटे को दे दी। मेरे पास उस दिन डबल पैसे आए और मैं बेहद खुश थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बिरयानी की मकदार बढ़ने लगी थी और अब मैं थकने भी लगी थी। आधा दिन घर के कामों में गुजर जाता और बाकी का किचन में। चेहरे की सारी रौनक और खूबसूरती किचन की नजर हो चुकी थी। आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। काम कर करके मैं निढाल होने लगी थी, लेकिन मेरा मकसद जो था मुझे हर हाल में पूरा करना था। इसीलिए हर रोज एक नए अज़्म के साथ उठती और काम पर लग जाती। एक बार मेरी एक पड़ोसन आई और कहने लगी कि 0 मीटर वाले ने नई ऑफर लगाई है। 2 महीने तक जो भी औरत उसके पास 0 मीटर होने के लिए आएगी वो उसे खास डिस्काउंट देगा। ये सुनना था कि मेरी आंखें चमक गई थी। पिछले 2 माह से मैं काफी पैसे जोड़ चुकी थी। मैंने कहा कि कितना डिस्काउंट है? कहने लगी 50%। ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी भर आया, लेकिन मेरे पास अभी पैसे कुछ कम थे। मैंने सोचा अभी 2 महीने की ऑफर है, 1 महीने में और पैसा कमा लूंगी। अब तो जहां मैं एक बिरयानी बनाती मैंने 3-3 वक्त बनानी शुरू कर दी। मेरा बेटा भी मुझे कहने लगा कि अम्मा बस कर दो, मैं स्कूल से आता हूँ तो मेरी जो ड्यूटी शुरू होती है मगरिब हो जाती है। कहा बेटा मेरे महीने की मुशक्कत बर्दाश्त कर ले, फिर तो तेरी माँ 0 मीटर हो जाएगी, मेरी जान को भी सुकून आ जाएगा। बेटा मुझे ताज्जुब से देखता और साथ ही मुस्कुराने लगता। मेरी इस बात पर अब मुस्कुराते हुए कहने लगा, जाने भी दो अम्मा, अब इस उम्र में तुम 0 मीटर बनकर क्या करोगी? वो शख्स मुझे वैसे ही ढोंगी लगता है, औरतों को ऐसे ही बातों से बेवकूफ़ बनाता है और औरतें बेवकूफ़ बनती चली आ रही हैं। बेटी की बात सुनी तो मेरे माथे पर तीवरी चढ़ाई। मैं उसके कान को मरोड़कर कहने लगी, धत तेरी की, अभी तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। माशरे में उसी औरत की इज्जत होती है जो 0 मीटर होती है, और तुम अपनी माँ के साथ ही ऐसी बातें कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, जो कह रही हूँ वो करो। बेटा अपना कान मसलता बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया और जाते हुए कहने लगा, मैं बताता हूँ अब्बू को कि तुम किन चक्करों में पड़ चुकी हो, मगर इससे पहले ही मैं अपना चप्पल उतार कर बेटे को मार दिया था। वो हड़बड़ाता हुआ घर से चला गया। उस रोज मुझे 3 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ और मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। 1 माह तक मैं दिन रात मेहनत करती रही। मेरी बिरयानी का जायका तो लोगों को काफी पसंद आने लगा था। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो चुके थे जिनको मैंने हाथ न लगाने दिया था।
آخر کو میرے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ میں ان سے 0 میٹر کروا سکتی تھی۔ میں نے وہ سارے پیسے لیے اور ایک بڑی سی چادر اوڑھی تاکہ اس شخص کے پاس جا کر 0 میٹر ہو سکوں۔ میں نے پڑوس کی عورت کو اپنے ساتھ لیا اور اس شخص کی دکان پر جانے لگی۔ دل میں خوف تھا کہ شوہر نے بھانپ لیا تو نہ جانے کیا کہے گا، مگر چلتی ہوئی عورت کے ساتھ جب اس کی دکان پر پہنچی تو میری آنکھیں چندیا کر رہ گئی۔ وہ دکان تو بڑی خوبصورت تھی، اندر داخل ہوئی تو عورتوں کی قطار بندھی ہوئی تھی۔ وہاں پر کام کرنے والے ملازمین بھی عورتیں ہی تھیں۔ نہ جانے ایسا کیا راز تھا جو اس شخص کے پاس عورتوں کا ہجوم تھا۔ میں خوشی خوشی دکان میں داخل ہوئی۔ ہر عورت اس کمرے میں جاتی، وہاں پر ایک کانچ کی کھڑکی بھی موجود تھی۔ جو ہی میں نے اس کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اندر تو میرا دیور بیٹھا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 0 میٹر کرنے والا شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ نکلی، گھر آ کر ہانپنے لگی۔ بچے میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ بیٹا کہنے لگا، اماں 0 میٹر ہو کر آ گئی ہو؟ میں تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ تبھی میرا دیور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، اور میری دیورانی کے تو کسی سے مزاج ہی نہیں ملتے تھے۔ مجھے تو آج پتہ چلا تھا کہ میرا دیور یہ کام کرتا ہے، لیکن مجھے ہر حال میں 0 میٹر ہونا تھا۔ فوراً پیسے لیے اور اگلے روز ایک بار پھر دیور کی دکان پر پہنچی۔ میں نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا، بڑا برقع لے کر چہرہ ڈھک کر رکھا تھا تاکہ میرا دیور میرا چہرہ نہ پہچان سکے۔ جو ہی میرا نمبر آیا اور میں اندر گئی تو دیور مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بتائیں آپ نے کیا چیز 0 میٹر کروانی ہے؟ مجھے ہچکچاہٹ آنے لگی اور بولی، مجھے اپنے پورے گھر کو 0 میٹر کروانا ہے، اگر آپ کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ شخص کہنے لگا، میں آپ کو کچھ ایسے مشورے دوں گا اور پھر اپنے ماتحت لوگوں کو بھیجوں گا کہ وہ آپ کے گھر کو بالکل 0 میٹر کر دیں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ دیور پہچان نہ سکا، میں اس کی بھابھی ہوں، جبکہ وہ تو مجھے پہلی نظر میں پہچان چکا تھا۔ جب مجھ سے پیسے مانگے تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں پورے گھر کو 0 میٹر کروا رہی تھی اور انہوں نے صرف ایک چیز پر 50% ڈسکاؤنٹ دیا تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے دگنے پیسے مانگے میں بوکھلا گئی، کہنے لگی، ایسا مت کریں، میں نے بریانی بیچ کر پیسے اکٹھے کیے اور اب آپ میرے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال دیور اندر سے بولا کہ ان کا 50% میں ہی 0 میٹر کر دوں گا، تو وہ لوگ بھی مان گئے۔ میں خوش تھی۔ اس روز گھر آ گئی تو ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جو ہی دروازہ کھلا تو سامنے وہی دیور کھڑا تھا۔ دیور کا چہرہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے کام کرنے والے ملازم داخل ہوئے۔ دیور میرا چہرہ دیکھ کر مسکرائے، کہنے لگا، بھابھی اگر آپ کو گھر 0 میٹر کروانا ہی تھا تو مجھے بتا دیتی، میں مفت میں کر دیتا، آپ کو بھلا یہ پیسے جوڑ کر آنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے جب یہ سنا تو پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ تم ہی ہو جو عورتوں کے گھر 0 میٹر کرتے ہو۔ مجھے تو بس یہی بتایا گیا تھا کہ ایک لڑکا ہے جو عورتوں کے گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ میرا دیور تھا جو گھر رینوویشن کا کام کرتا تھا۔ وہ پرانے سے پرانا گھر بھی اس قدر خوبصورت کر دیتا کہ کوئی جان ہی نہ پاتا۔ پردوں کی ڈیکوریشن ہو یا ووڈ ورک ہو، کسی بھی طرح کی خوبصورتی کرنی ہو تو وہ لوگ سیدھا میرے دیور سے آ کر مشورہ لیتے تھے اور میرا دیور انہیں لاکھوں روپے لے کر کام کر دیتا۔ میں نے ساری رودات سنائی تو گہری سانس لے کر کہنے لگا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھائی صاحب اس قدر بھولے ہو سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں چیزوں کا کیا ریٹ چل رہا ہے، وہ بلا وجہ لوگوں سے بیوقوف بن کر ہی چیزیں بیچ کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس دن دیور نے میرے شوہر سے بات کی اور اسے موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں سب سمجھایا، چیزوں کی مارکیٹ ریٹ اور لین دین کے بارے میں بتایا، جسے سمجھنے میں شوہر کو دیر لگی مگر وہ سمجھ گئے اور اچھی کمائی بھی ملنے لگی۔ دیور نے ہماری مالی امداد بھی کی تھی اور مفت میں ہمارے گھر کو بالکل نیا کر دیا تھا۔ میں خوش تھی۔ وہی میری بریانی کچھ روز مارکیٹ نہ گئی تو لوگوں نے شور مچا دیا۔ میں نے وہی ترکیب ساری اپنے شوہر کو بتائی اور شوہر نے ایک ملازم کو چھوٹی سی دکان بھی کھول دی، جس سے ہمیں اتنا منافع ہوا کہ ہم بھی باقیوں کی طرح اچھا کمانے اور کھانے لگے۔